नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिए अंजन प्रीति खरगोर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जितेंद्र कुमार, आपका पहला सवाल। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? मेटरनिक। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है, किसने कहा था? लेनिन ने कहा था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के क्या परिणाम हुए? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? बुर्बो वंश का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। वियना सम्मेलन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिक। वियना सम्मेलन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना करना। मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। अगला सवाल है आपके लिए। यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? यूनान का। नवारिनो की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? मिस्र ने। बहुत अच्छा। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कस्तूतुनिया की संधि। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम। बहुत अच्छा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान का युद्ध। अच्छा, ये सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। अच्छा, इसी पर है। एक है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। अच्छा, सोडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। सोडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। सेडोवा के युद्ध में कौन पराजय हुआ था? ऑस्ट्रिया। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था और सोडान के युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क। जालवेराइन क्या था? शुल्क संघ। बहुत अच्छा। गैरीबॉल्डी पेशे से क्या थे? नाविक था। कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबॉल्डी ने। बहुत अच्छा। आप चलते हैं हम लोग बायोलॉजी में उत्सर्जन चैप्टर के तरफ। बायोलॉजी में उत्सर्जन चैप्टर का पहला सवाल है आपका, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बहुत अच्छा। उत्सर्जन क्या है? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। कार्बनिक अणु के विखंडन से उत्पन्न होने वाले प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। बहुत अच्छा। यूरिया और अमोनिया में जटिल कौन है? जटिल कौन है? यूरिया। बहुत अच्छा। यूरिया और अमोनिया में विषाक्त कौन है? विषैला कौन है? अमोनिया। अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है? अमीबा के शरीर की सतह पर प्लाज्मा लेवा में विसरण विधि द्वारा। बहुत अच्छा। मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ में उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग कौन है? किडनी है। किडनी को वृक्क भी कहते हैं।
मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अगला सवाल है, वृक्क में या मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन कौन है, ये बताइए। वृक्क है, फेफड़ा है, त्वचा है, यकृत है, यात है। अच्छा, वृक्क का आयाम बताइए, उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बताइए। लंबाई 4 से 5 इंच, हाँ। मोटाई 1.5 इंच, चौड़ाई 2 इंच। चौड़ाई 2 इंच, मोटाई 1.5 इंच। बहुत अच्छा। वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। 140 ग्राम। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है। अच्छा, ये बताइए, बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलर को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मोलपिगियन कोष। मेलपिगियन कोष। रक्त से यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? मोलपिगियन कोष में। मेलपिगियन कोष में होता है। कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क जो होता है, जो कृत्रिम वृक्क लगाते हैं हम, कृत्रिम वृक्क जो होता है डायलिसिस वाला, वो कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? हेमोडायलिसिस। नहीं जी। किस तत्व को वो निकालता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को। चलिए, कोई बात नहीं। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? 10 लाख। 10 लाख। पौधे से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताइए। टेनिन, गोंद, रेजिन, लेटेक्स। बहुत अच्छा। एमिनो अम्ल के विखंडन से, एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? अमोनिया। बहुत अच्छा। लेटेक्स उत्सर्जी पदार्थ किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? कनेर के। रेजिन उत्सर्जी पदार्थ किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। वृक्क का मेन काम क्या है? वृक्क जो किडनी होता है उसका प्रधान कार्य क्या है? वृक्क का प्रधान कार्य। मेन कार्य क्या है? मेन काम क्या है? प्रधान कार्य क्या है किडनी का? वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? चलिए, कोई बात नहीं। इसका मुख्य काम है उत्सर्जन करना। उत्सर्जन करना। हेनले का चाप कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में पाया जाता है। प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उपोत्पाद क्या है? प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उपोत्पाद क्या है? उत्सर्जन। यूरिया है। यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया। यूरिया। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? यकृत से। यकृत से। मानव में 100 मिलीलीटर रक्त में कितना यूरिया उपस्थित होना चाहिए? 30 मिलीमीटर। 30 मिलीग्राम। मिलीग्राम। ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में डायलिसिस थैली। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस। मानव मूत्र में कौन कौन सा अवयव होता है? 96% जल, 2% यूरिया, 2% लवण। 2% लवण। नेफ्रॉन का दूसरा भाग कहाँ खुलता है? मूत्र वाहिनी में।